आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम सीट से ममता को शिकस्त मिली है। शुवेंदु अधिकारी ने दर्ज कराई है जीत नंदीग्राम से और यहां शुवेंदु अधिकारी 1622 वोटों से जीते हैं। ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। कोरोना की वजह से जीत का जश्न ना बनाएं, ममता बनर्जी ने ये लोगों से, आवाम से अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी 1622 वोटों से हार गई है बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से। वाज़ेह रहे कि टीएमसी से ही निकले हैं शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नंदीग्राम से इंतखाब लड़ा और यहां ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। 1622 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच नंदीग्राम सीट में जो रिजल्ट सामने आया उसको लेकर टीएमसी ने एक बार फिर से वोटों की गिनती की, यहां मांग की थी, मुतालबा किया था और एक बार फिर से नंदीग्राम सीट पर वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। इससे पहले खबर आई थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत चुकी हैं 1200 वोटों से। उसके बाद फिर खबर आई कि शुवेंदु अधिकारी ने 1622 वोट से ममता बनर्जी को हरा दिया है। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर असफर शमसी साहब हैं, बीजेपी नुमाइंदे हैं। इसके साथ साथ महबूब रजा, सीनियर जर्नलिस्ट, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का इस्तकबाल है जी इस्लाम में। डॉक्टर शमसी साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप नंदीग्राम सीट को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। एक बार खबर आई कि ममता बनर्जी यहां से जीत गई हैं 1200 सीटों से और फिर खबर आती है कि शुवेंदु अधिकारी जो 1622 वोटों से यहां जीत गए हैं। लेकिन अब फिर से यहां पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि एक बार फिर से गिनती होनी चाहिए। तो क्या लगता है, नंदीग्राम इतनी खास सीट बनी हुई है, हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी हार को कबूल भी कर लिया था, लेकिन फिर से यहाँ गिनती शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? शमसी साहब की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, फिर से एक बार कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन इससे पहले मैं महबूब रजा साहब के पास जाना चाहूंगी। वो हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। महबूब रजा साहब, टीएमसी के लिए ये बड़ा दिन है, जश्न मनाने का दिन है। तीसरी बार अक्सरियत उन्हें हासिल हुई है, यहाँ तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। शमसी साहब मेरे साथ एक बार जुड़ गए हैं फिर से, तो पहला सवाल मैं उन्हीं से कर लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। जी शमसी साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि नंदीग्राम सीट को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? या एक बार फिर से यहाँ गिनती शुरू हो गई है? देखिए, ये तो तय करना इलेक्शन आयोग और प्रशासन में जो लोग हैं जो फाइनल रिजल्ट देते हैं उन पे है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है इस पे कुछ कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग अच्छी तरह से इस चुनाव में, चूंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, पूरे देश के अंदर है, गांव ग्राम तक है, तो हम चुनाव अच्छे से लड़े। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे थी, आज वो 3 सीट से 70, 75, 80 सीटों पे आई है। अब लोग इस खुशफहमी में है कि भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई। अरे हमारा स्ट्राइक रेट क्या था? हम जब स्ट्राइक रेट हमारा 3 था और हम 3 से 80 पे आ गए, 75 पे आ गए, तो उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या वाम दल हो, इन्हें देखना चाहिए कि ये कहां पे है। देखिए, चुनाव जो होता है वो जनादेश, वो जनता का होता है। जनता का जो भी जनादेश है वो हम लोगों को स्वीकार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो भी आएंगे जनता का जनादेश का, वो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं ये अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इन्हें यह लग रहा है कि हम तो नहीं जीते, चलो भाई बीजेपी भी नहीं जीती। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है जिस ढंग से आगे बढ़ा है, और ये बात सही है कि हम लोग यकीन कर रहे थे कि हम लोग जीतेंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। हम इस पर समीक्षा भी करेंगे। हम लोगों ने ये जरूर कहा था कि हम 200 पे आएंगे। हम लोग इस पे समीक्षा भी करेंगे कि कहां कमी रह गई। लेकिन इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जहां पर हम 3 थे और 3 से हम इतनी बड़ी
ये सीट आपके पे लिए भले ही यहाँ पर आपके लिए जीत हो गई है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि 3 सीटों से आप यहाँ 77 सीटों पर पहुंचे हैं, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में ये बीजेपी के लिए जीत कही जा सकती है, कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन 200 का आंकड़ा आप लेकर चल रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं टीएमसी की, तो टीएमसी का जो वोट शेयर है उसमें और इजाफा हुआ है। आपने देखा होगा कि 2016 में 211 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार 214 जीतती हुई टीएमसी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी का वोट बैंक कहीं नहीं गया है, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो बीजेपी में कन्वर्ट हुआ है। सेंध लगाने की बात हो रही थी टीएमसी के वोट बैंक में, लेकिन यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक पर बीजेपी ने कब्जा किया है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ जी। लेफ्ट पार्टियां या कांग्रेस पार्टी और ये जो ममता दीदी की पार्टी है, ये सब एक हो गई। आप इसको उलट के बोल रही हैं। हकीकत ये है कि इन लोगों ने वॉक ओवर दे दिया, और वॉक ओवर दे करके कांग्रेस ममता बनर्जी को दे दिया कि आप ही लड़िए। उन्होंने जब अपने हालात देखे, कांग्रेस पार्टी ने या वाम दल ने, तो इनको लगा कि अगर बीजेपी को हराना है, क्योंकि अभी तो बीजेपी वर्सेस ऑल है, यानी बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां, और इनका क्या हाल होता है, ये जो मुख्तलिफ जमात की पार्टियां हैं, ये 4 लोग हैं और 5 गुट है। अभी से ये आने लगी आवाज कि ममता दीदी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है। तो जहां चुनाव होता है और जहां पे अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जगह दूसरे पार्टी आ जाती है, तो वहां ये लोग स्पेकुलेशन लगाते हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पहले ही मगरबी बंगाल के अंदर सरेंडर कर चुकी थी। उसको पता था कि मगरबी बंगाल में उनका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने वहां अपना मुजाहिरा भी नहीं किया। उनका वोट जो है वो ममता दीदी में कन्वर्ट किया है। ममता दीदी में कांग्रेस पार्टी का और वाम दल का वोट गया, इसलिए ये स्थिति आपको नजर आ रही है। ठीक है, अगर ये लोग महबूब रजा साहब से जानना चाहूंगी, वो भी कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से आते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं क्या वाकई में ये जो वोट बैंक बीजेपी के पास गया है वो ममता बनर्जी का वोट बैंक गया है या लेफ्ट या कांग्रेस का वोट बैंक गया है? क्या कहेंगे आप? ये सच्चाई है कि जो बीजेपी के पास वोट बैंक आया वो कांग्रेस एंड सीपीएम का है, लेफ्ट का है। जी। और ये आज से नहीं, तकरीबन 2016 के बाद भी देखा गया कि 2016 में भी जो वोट ट्रांसफर हो गए थे बीजेपी को, वो लेफ्ट के थे, कांग्रेस के थे। 2019 में फुल्ली तौर पे ट्रांसफर हो गया, जो 18 सीट बीजेपी जीत करके आई, सब लेफ्ट और कांग्रेस के थे। दीदी कल भी 43% वोट शेयर पे थे, इवन के अभी 51% वोट शेयर उनका हो चुका है। तकरीबन कहीं ना कहीं 8% वोट का जो इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समझिए कि एक सेटबैक है। वो 200 सीट का लक्ष्य लेके चल रही थी, मगर यहाँ 100 के अंदर सिमट के रह गई। ये अफसोसनाक बात है। उनका टारगेट बंगाल में, देखिए महबूब साहब, टारगेट बड़ा लेकर चलना तो अच्छी बात है, आप बड़ा सोचेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे कि आवाम डिसाइड करती है कि किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये कामयाबी होगी कि वो यहाँ 70 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं, 75 सीटें पर बढ़त बनाते हुए। 2019 का जब लोकसभा का रिजल्ट हम देखते हैं, 18 एमपी जीत करके आए थे 42 में से, तो समझिए कि एक बहुत बड़ी जगह अपनी बंगाल में बना चुके थे। अभी इनका वाहिद एजेंडा था बंगाल की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरजमीन को हर हालत में कब्जा करना। प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए थे, होम मिनिस्टर साहब थे, योगी जी सीएम लगे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान लगे हुए थे। देश भर के जितनी भी रियासत है, गुजरात से पूरे समझिए एमएलए एमपी मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के एमएलए एमपी मिनिस्टर्स, बिहार के एमएलए एमपी मिनिस्टर्स, जहां जहां बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की पूरी टीम बंगाल के हर कोने कोने, हर असेंबली में नियुक्त हो चुकी थी। मीडिया को अलग लोग देख रहे थे, प्रचार को अलग लोग देख रहे थे, वोट कलेक्शन को अलग लोग देख रहे थे। हर की टीम बनी हुई थी बीजेपी के असेंबली में कि ये मेरा कैंडिडेट है, इनका मीडिया को ये देखेंगे, इनके वोट का मैनेजमेंट का ये देखेंगे, प्रचार प्रसार को ये देखेंगे, मीटिंग मिছিল को ये देखेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप 70-75 सीट पर सिमट जाते हैं, ये अफसोसनाक बात है। इस पर देखने की बात है, गौर करने की बात है। ये क्यों सिमटा? इसलिए कि आपने 7 सालों में देश के लिए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी से काम किया। अगर काम किए हुए रहते तो आज बंगाल आपके हाथ में होता। इसलिए कि 2020 में मार्च में कोरोना काल आया था, आज फिर कोरोना काल आ गया। पीएम फंड में अरबों खरबों रुपया आया, एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाए, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं। ये होने के बावजूद लोकसभा चुनाव 2019 में
बहुत अच्छा मुजाहिरा किया था बीजेपी ने मगरबी बंगाल के अंदर 18 सीटें हासिल की थी। उस लिहाज से जैसे कि हमारे सीनियर सहाफी भी यहाँ बता रहे हैं महबूब रजा साहब कि आपको और ज्यादा सीटें हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन रियासत के अंदर काम नहीं हुआ, इसी वजह से आवाम ने आपको नकार दिया। क्या कहेंगे? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। टारगेट ऑलवेज कोई भी लोग होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है और ग्रास रूट तक उसके कार्य करता है। इन लोगों को बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आए। अरे भाई, हम गांव ग्राम तक हैं, हम बिल्कुल नीचे लेवल तक हमारे वर्कर हैं, तो नेचुरली हमारे वर्कर उसमें लगते हैं। देश भर में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें बेचैनी क्यों है? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको जीतना चाहिए था, 200 सीट लानी चाहिए थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन हम उसकी समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से नहीं आए। लेकिन हम इसको हार भी नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते साहब, इल्जाम आप पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपने जिन लोगों को टिकट दिया जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, वो दागदार नेता कहलाए जा रहे हैं, उन पर कई तरह के इल्जाम लगे हुए हैं, लेकिन आपने उनको टिकट दिया, ये भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल नहीं। सभी पार्टियां अपने गरिमा में हाथ जरा डाल के देखें कि उनके यहाँ कौन कौन लोग हैं। और जब हमारी बड़ी पार्टी है, हमारे यहाँ लोग आएंगे ही। क्या दूसरी पार्टियों में नहीं जाते हैं? कांग्रेस पार्टी में दूसरे पार्टी के नहीं जाते हैं? नहीं, मैं एक छवि को लेकर बात कर रही हूँ, उसमें नहीं जाते हैं। ये कोई इशू ही नहीं है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को बेचैनी बीजेपी से है। बीजेपी का एक फोबिया है, और वो फोबिया इसलिए है, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इसका फोबिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बंगाल का चुनाव है, इसको देश के चुनाव से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, क्या मतलब है? बंगाल का चुनाव है, बंगाल तक है, हमारी पार्टी बड़ी है, हमारा संगठन बड़ा है, हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, नेचुरल है कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन ये बंगाल का चुनाव है और आप इसको इक्वेट कर रहे हैं देश के चुनाव से। जहां चुनाव होता है आप उसको देश से जोड़ते हैं। जो हालत कांग्रेस का हुआ है, जो हालत वाम दल का हुआ है, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट खत्म हो गई। अब हिंदुस्तान में भी देख लीजिए कि क्या हालत हुआ है, कांग्रेस पार्टी का क्या हालत हुआ है। कांग्रेस, लेकिन ममता बनर्जी के कद को कहीं ना कहीं कम आंकना बीजेपी के लिए ये भी एक सीख होनी चाहिए। क्या कहेंगे महबूब रजा साहब? देखिए, असल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दीदी को बहुत हल्के में ले लिए थे। उन्हें तो मैं आयरन लेडी से खिताब करता हूं, मैं सम्मानित करता हूं। ये वो लेडी है जिसने 35 साल में लेफ्ट के किले को मिसमार कर दिया था, निस्तनाबूद कर दिया था। तो ये समझनी चाहिए, सिंगल लेडी है जो रास्ते में उतर के 1998 में पार्टी बनाई, 2011 में सत्ता पे काबिज हो गई, पिटाई खाई, मारा गया, पुलिस ने उनके साड़ी को फाड़ दिया, उनके साथ तज़हीक हुई, उनके साथ समझे जलील लोगों ने किया। मगर उनका एम था कि राइटर्स बिल्डिंग को कब्जा करना, उसने कब्जा 2011 में कर लिया। इनके अंदर एक शक्ति बहुत बड़ी क्या है कि अगर ये जो चीज ठान लेती है कि हमें ये चीज करना है, कौन उनके साथ है कौन उनके साथ नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभेंदु चले गए, शोभन चटर्जी चले गए, राजीव बनर्जी चले गए, दिनेश त्रिवेदी ने तो ऐसी जुमले का इस्तेमाल किया कि राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया। समझिए, अगर दीदी की जगह में और कोई पार्टी के अगर सुप्रीमो होती या मुख्यमंत्री होता तो समझिए कि वो एहसास से कमतरी में बेचारा मर जाए। इलेक्शन तो दूर की बात, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक जुमला बोला, खेला होवे तो खेला होवे। तो बंगाल में समझिए 2 मई को खेला कंप्लीट हो चुका है। और ये खेला, वो उसने बोला था भांगे पैर से खेला होगा, मतलब नंगरे पैर से ही खेला होगा। आप जान सकती है कि फुटबॉल खेला कभी भी नंगरे पैर से नहीं होता है। यहाँ पर ये सोचने की बात है, उन्होंने बोला कि नंगड़े हुए पैर से, टूटे हुए पैर से खेला होगा। ये कितनी बड़ी बात थी। उनको अपने टूटे हुए पैर का समझिए कि जरा भी मगरबी बंगाल के इलेक्शन में, इंतखाब में आपने देखा होगा कि जिस तरह से बयानबाजी हुई, जुमलेबाजी हुई, उसने कहीं ना कहीं हदों को पार कर दिया। जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया, इल्जाम तराशी की गई, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आवाम ने इसको भी अच्छे से समझा कि कौन क्या बोल रहा है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, उनकी जाने गई, ये भी मीडिया से भी छिपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, जीत हुई है, अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। आप जीते हैं, अच्छी बात है, ये जनादेश का फैसला है, उसको हम नकारते नहीं है। अगर हमको 2 सीटें आती हैं और 2 सीटें नहीं आकर के हमको 80 सीटें आई हैं, हमारा टारगेट 200 सीट का था, तो हम उस पर भी समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से हमें 2 सीटें नहीं आई। लेकिन हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हम 3 से अगर 80 पे आए हैं, तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी
इसको मैं जीत मानता हूं। हमारे संगठन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी थी, उस गुंडागर्दी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वहां पे खड़ी हुई है। और आने वाला जो वक्त है, अगर हम 3 से 80 पे पहुंचे हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम वहां सत्ता पे काबिज होंगे और जनता का जनादेश हमको मिलेगा। वहां वोट का ध्रुवीकरण किसने किया? वोट का ध्रुवीकरण दीदी ने किया। वोट का ध्रुवीकरण किसने किया? कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे चली गई। कांग्रेस को तो अभी कोई गिन ही नहीं रहा है सर। कांग्रेस तो बिल्कुल अभी धराशायी है। मगरबी बंगाल में एक भी सीट नहीं आई है। कांग्रेस को तो आप भूल जाइए। कड़ा मुकाबला जो कहा जा रहा था बीजेपी और टीएमसी में कहा जा रहा था। ये जान रहे थे कि हमारा अगर वोट आएगा तो उस वोट से दीदी को नुकसान होगा। इन्होंने शिफ्टिंग की कांग्रेस की, चूंकि लूजर पार्टी नहीं है। ये बात कांग्रेस भी अच्छे से जानते थे कि अगर वो मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को होगा, और इसलिए कांग्रेस ने तशरीफ नहीं की यहाँ पर। इन्होंने अपने वोटों की शिफ्टिंग की है दीदी को। दीदी जीती है, अच्छी बात है, उनकी पार्टी जीती है, अच्छी बात है। वहां पे लेकिन सर सियासत तो यही है ना, सियासत में सब चीज होती है, साम दंड भेदभाव जो भी होता है सब चीज यहाँ अपनाई जाती है, इससे कोई गुरेज नहीं करता है। लेकिन नतीजा आपको रिजल्ट में किस तरह से तब्दील करना है, किस तरह से जीत में इसे तब्दील करना है, ये बड़ा फैक्टर होता है। भाई मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं कि जो जनादेश है उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि भारतीय जनता पार्टी लूजर है, वो अपने गरेबा में झांक करके देखें कि हम लूजर नहीं हैं। हमको डिस्टिंक्शन नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि हमको फर्स्ट डिवीजन आया है। अब आप उसको जीरो नहीं कर सकते हैं कि हमको 10% नंबर आया है। हमें अगर डिस्टिंक्शन नहीं आया तो हमें फर्स्ट डिवीजन आया है। एंड आई होप सो कि आगे हमें डिस्टिंक्शन आएगा और हम वहां पे सत्ता पे काबिज होंगे। ये लोग खुशफहमी में रहें। चलिए, अभी भी बीजेपी में उम्मीद बची हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। जैसे कि हमने बताया कि मगरबी बंगाल इलेक्शन को लेकर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है। जैसे कि टीएमसी यहां बढ़त बनाती हुई, सरकार बनाती हुई साफ नजर आ रही है, लेकिन नंदीग्राम की जो सीट है उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार बना हुआ है। दोबारा से गिनती शुरू हो गई है। ममता बनर्जी पहले वहां से जीतती हुई नजर आई थी, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ऐलान हुआ कि वो जीत गए हैं। इसी को लेकर टीएमसी ने फिर से यहाँ वोटिंग कराने का मुतालबा किया है। हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर असफर शमसी साहब, बीजेपी नुमाइंदे लगातार बने हुए, इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट महबूब रजा साहब भी हमारे साथ बने हुए। रजा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब बीजेपी मगरबी बंगाल को फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। और भी 5 रियासतों में चुनाव थे, जैसे कि आपने देखा मगरबी बंगाल समेत असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मगरबी बंगाल के ऊपर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रियासत को, इलेक्शन को फतेह करने के लिए बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये नाक का भी सवाल था, क्योंकि जिस तरह से पूरा अमला हमने यहाँ पर देखा, मरकज से लेकर दूसरी रियासत के वजीर आला भी यहाँ रैलियां करते नजर आए, और रैली में किस तरह से खिताब किया गया आवाम को, उससे साफ नजर आता था कि बहुत बड़ा इलेक्शन है इस बार का मगरबी बंगाल के अंदर। क्या लगता है, मगरबी बंगाल के अंदर बीजेपी के पास क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा था जिसे बीजेपी कैश करा पाती? क्योंकि जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं अभी तक, सब लोग टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, जो भी बड़े चेहरे निकलकर सामने आए। बाबुल सुप्रियो की जरूर मैं यहाँ बात करूंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर भी वो असेंबली इलेक्शन के लिए उतार दी जाते मैदान में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के कद के सामने में जितने भी बीजेपी के लीडरान थे सब बौना साबित हुए। उनके पास शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए थे, मुकुल आए थे, दिनेश त्रिवेदी या शोभन चटर्जी, जितने भी, या राजीव बनर्जी, इनके पास सिर्फ एक चेहरा था, वो दिलीप घोष का। और दिलीप घोष को बंगाल की जनता एज सीएम का कैंडिडेट कभी भी तस्लीम नहीं कर सकती थी, तो चेहरे की कमी थी। दूसरी बात यह है कि बंगाल में एक संस्कृति, एक तहजीब, एक कल्चर का मामला है। यहाँ पर लोग भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, छठ, बड़ा दिन, क्रिसमस सब मिल करके मनाते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ध्रुवीकरण करके आप जय श्री राम या नारे तकबीर के नाम पर बंगाल को हासिल करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि बंगाल में आप कभी भी कामयाब होंगे। बंगाल के अगर सरजमीन को हासिल करना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं या यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं, तो प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, भाईचारा से, इत्तेहाद से, मतलब समझिए कि ये सब तरीके से आप बंगाल की सरजमीन को हासिल कर सकते हैं। मगर बीजेपी आने के बाद भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का अपना लिया था। हिंदू को अलग करो, मुसलमान को अलग करो, और मतवा समाज को अलग कर दो, अब उधर रोहिंग्यास को का मसले को उठा दो, इसको मसले को उठा दो, मतलब सिर्फ उठा दो मसले को। बंगाल कैसे आगे बढ़ेगा, बंगाल कैसे तरक्की करेगा, बंगाल में फैक्ट्रियां कैसे ले, इस पर कोई बात ये लोगों ने नहीं किया। मतलब ब्लू प्रिंट इनके पास था ही नहीं, हवाई फायरिंग थी। फिर बीच में इन्होंने एक नारा दिया था कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला का रथ निकाल दिया। उससे पहले उसकी कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अरसे जमाना पहले उन्होंने बंगाल को सोनार बंगला ऑलरेडी कह चुके थे। दीदी 2011-16 से ही बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, उसके ऊपर काम कर रही थी। तो उनके नारे, दीदी के भी नारे के सामने में जो बीजेपी का जो नारा था वो बहुत छोटा, स्मॉल साबित हुआ। मतलब नारे के तबार से भी बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर पाई। ब्लूप्रिंट तो था नहीं, नारा नहीं था, चेहरे नहीं थे। मोदी जी के चेहरे पर प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पर आप लोकसभा जीत सकते हैं, मगर असेंबली कैसे जीतेंगे भाई? प्रधानमंत्री दिल्ली को छोड़ के तो बंगाल में सीएम बनने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे फेस होनी चाहिए, एक ऐसा चेहरा होनी चाहिए जिनको दिखा करके 5%, 10%, 15% वोट हासिल कर सकते थे। वो चेहरा इनके पास बंगाल में नहीं था। चेहरे की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी। और यहाँ पर 35% कमोबेश मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के लिए आपने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया था। मुसलमान को आ रहे थे, गालियां दे रहे थे, ये दे रहे थे, और बोल रहे थे कि ममता बनर्जी मुसलमानों को जो है ये करती है, वो करती है। भाई ये मुसलमानों के लिए आप क्या करेंगे वो बताइए ना। सिर्फ 9 लोगों को टिकट देने से तो कुछ नहीं होता। अगर बंगाल में हुकूमत करना है तो बगैर मुसलमानों के, माइनॉरिटी के मुमकिन नहीं है। चलिए शमसी साहब से ही पूछ लेते हैं कि मुसलमानों को अनदेखा करना क्या उनको पार्टी को भारी पड़ा है? शमसी साहब, जैसा कि महबूब साहब बता रहे हैं, यहाँ पर मुसलमानों को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ा। देखिए, ये जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, इनके पास तो कोई इशू है नहीं। एक घेटो मेंटेलिटी की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। अरे मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। आप
केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर आप वही बात करते हैं मुसलमानों के लिए क्या किया। आज अगर सड़क बन रहे हैं उस पर सब लोग चल रहे हैं, आज अगर तरक्की हो रही है तो सबके लिए हो रही है। कहते हैं ब्लू प्रिंट नहीं है, अरे भाई सोनार बांग्ला की जब हमने बात की तो हम हुकूमत में आएंगे तो हम करेंगे, और उसी ब्लू प्रिंट का ये अंजाम है कि हम 3 से 80 पे आए और 80 से हम 200 पे भी आएंगे। हमारा टारगेट 200 का था, ये सही है। अगर ये चुनाव हारते तो कहते ईवीएम को हैक कर लिया बीजेपी ने, अगर ये चुनाव हारते तो न्यायपालिका पे इनको यकीन नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, इनको अगर ये जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा है। जीत रहे हैं तो अब तो नहीं बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया गया, लेकिन अगर ये लूज करते और भारतीय जनता पार्टी अगर 200 सीटों से जीतती तो कहते ईवीएम को हैक है। इन लोगों के पास देखिए कोई इशू नहीं है। मैंने बार बार कहा कि इनकी मेंटालिटी, त्योहारों का जिक्र आया यहाँ, तो त्योहारों के जिक्र को लेकर मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। इंतखाबी रैली में मुहर्रम का भी जिक्र हुआ, दुर्गा पूजा का भी जिक्र हुआ, लेकिन शायद बंगाल का जो कल्चर है वो तमाम नेता भूल गए। बंगाल का जो मुसलमान है वो दुर्गा पंडाल को सजाता है, दुर्गा की मूर्तियां बनाता है। दुर्गा पूजा बिना मुसलमान के मुकम्मल नहीं होती है मगरिबी बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस कल्चर को समझना चाहिए था। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अलग करके नहीं देखती है, और यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन को मानती है। सबका साथ, सबका विश्वास, इस बात पे यकीन करती है, इस बात पे विश्वास करती है। ये लोग जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, इनकी पॉलिसी रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टियां हो या मुख्तलिफ अलग अलग स्टेट्स की पार्टियां हो। इसीलिए मैं तो कह रहा हूं कि आज अगर मुसलमानों की हालत बदतरीन हुई है तो उसमें ये नुमाइंदे ही शामिल हैं, ये विरोधी पार्टी के नुमाइंदे ही शामिल हैं कि उन्होंने इस स्थिति में अकलियतों को ला दिया है। हम कहते हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो 70-80 साल तक हुकूमत नहीं किया। अगर 70-80 सालों तक जिस पार्टियों ने हुकूमत किया, मुसलमान तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली हर दृष्टिकोण से बिछड़ता चला गया। रिपोर्ट्स आई है, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जिम्मेदार है? गौर करके देखना चाहिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इस मुल्क के अंदर किन पार्टियों ने 40-50 साल हुकूमत की है? आप केवल इल्जाम लगा देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, आरएसएस ने ऐसा किया। अरे आप बताइए कि आपने क्या किया, मुस्लिम रहनुमाओं ने क्या किया? 40-40, 50-50 लोग पार्लियामेंट में मुसलमान के होते थे। मुसलमानों की इशू कांग्रेस पार्टी ने क्या की? कुछ नहीं किया, जीरो। उसी का नतीजा है कि आज भी इस मुल्क के अंदर एक दूसरे जिन्ना को खड़ा किया जा रहा है। आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता, लेकिन ओवैसी साहब आज क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क को फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस पर अगर ओवैसी साहब का आप जिक्र करेंगे तो बीजेपी के ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे लोगों में फिरकावाराना कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आती है, लोगों में एक तलखी देखी जाती है इस तरह के बयान से। तो उन सब चीजों पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। महबूब रजा साहब, जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महबूब रजा साहब, बीजेपी सबको साथ लेकर, सबका विकास लेकर ये नारा देना चाहती है और ये दे भी रही है कि सबका साथ सबका विकास, फिर बंगाल में क्यों यहाँ पर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई? आप क्या कहेंगे? मोहतरमा, ये प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, अब 2019 में उन्होंने एक और ऐड ऑन कर दिया, विश्वास भी ऐड ऑन कर दिया। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनके लीडर, उनके कार्यकर्ता, उनके एमपी, उनके मिनिस्टर पर कोई इसका अमल नहीं है, कुछ नहीं है। उनके लीडर की बात सुनेंगे तो आप समझिए कि आप एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस किस्म की बातें करते प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, उनकी बातों पर कोई उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग अमल नहीं करते। अगर अमल होता तो मुसलमानों को मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, दाढ़ी के नाम पे, कपड़े के नाम पे मारा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, दाढ़ी नोच के मारा। इसी हिंदुस्तान में, इसी मोदी जी के राज में हुआ है। मॉब लिंचिंग कर रहा है, हम दाढ़ी रख रहे तो उनको प्रॉब्लम है, हम कुर्ता पजामा पहन रहे तो उनको प्रॉब्लम है। तो क्या सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं? और हमारे शमसी साहब बहुत सीनियर लीडर है, वो बता रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा गया। भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास क्या था? मुसलमानों के पास क्या थे? सिर्फ गरीब मुसलमान रह गए थे। यहाँ समझ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने जगह बनाई थी, मगर वापस आज हमें फिर नौकरी नहीं मिल रही है, फिर हमें सब चीज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ दूसरे को इल्जाम तराशी करने के बाद कुछ नहीं होगा। भाई 7 साल से तो आप हैं, आपने हमें क्या दिया है? कौन सी जगह में आप हमें पहुंचा दी है?
या हमारे लिए कोई नई यूनिवर्सिटी आपने कायम कर दिया, या हमारे नए कॉलेज खोल दिए, या मेडिकल खोल दिया, आप रास्ता बनाते हैं मेडिकल सबके लिए। भाई हम सबसे लाचार है, सबसे मजबूर आदमी है, सचर कमेटी की रिपोर्ट है, हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन लागू कर दीजिए ना, हम जान लेंगे आप हमारा बड़े भाई है। बीजेपी सबसे अच्छा मुसलमानों कर रहा है, कर दीजिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन को अप्लाई। कमीशन है ना, तो उसके लिए तो किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कानून पारित करने की भी जरूरत नहीं। डबल इंजन सरकार का जिक्र किया जा रहा था इंतखाबी रैलियों के अंदर, डबल इंजन सरकार तो नहीं आ पाई है, यहाँ पर ममता बनर्जी फिर से आ गई है। क्या कहेंगे आप? मजबूत विपक्ष जरूर है यहाँ, तो मजबूत विपक्ष अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है, रियासत में ममता बनर्जी है, कैसे यहाँ पर अब विकास होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव पे यकीन करती है, पॉजिटिव बातें करती है, निगेटिव बातें नहीं करती है, और निगेटिव बातों से कोई हासिल भी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, कोई स्टेट के नहीं है। अगर तरक्की दिल्ली में होगा तो बंगाल में भी होगा, बिहार में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि खुद रैलियों में इस बात का जिक्र किया गया था कि बंगाल का जो विकास है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार नहीं है रियासत के अंदर। अगर डबल इंजन होगा, मरकज में बीजेपी, रियासत में बीजेपी, तो यहाँ विकास हो पाएगा। ममता बनर्जी विकास नहीं करने देती है। नहीं, ममता दीदी विकास नहीं कर रही है, ममता दीदी विकास नहीं कर रही है। जो योजनाएं आ रही हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ऐसी बात थोड़ी है। केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं वो बंगाल में भी चल रही हैं, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी तो जो योजनाएं केंद्र से चली हैं आदरणीय मोदी जी की, उसका इम्प्लीमेंटेशन बंगाल में भी होगा। तो इसलिए हम लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन बंगाल के अंदर नहीं कराया जा रहा है। केवल हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, मुसलमानों ने हमारे साथ हैं, मुसलमान हमको वोट दे रहे हैं, बेसलेस बात कर रहे हैं। जबकि आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ज्यादा संख्या में जुटा है। अगर इतने वोट आए हैं तो केवल किसी एक कम्युनिटी के नहीं आए हैं। इसलिए अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मुसलमान उनकी रियासत है, उनको वोट देगा, इस भ्रम में वो न रहे, और इस भ्रम में रहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबको लेकर के चलती है, टाइम लगेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गलतफहमियां इस तरह से इन लोगों ने भर दी हैं, इस तरह से भर दी हैं जिसके वजह से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लाया, और जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, काफी खवातीन जो थी, मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों इस बात को इन लोग नहीं स्वीकारते हैं? इसलिए नहीं स्वीकारते हैं कि ये महिलाओं के, खवातीन के भी विरोधी हैं। ये वही बात बोलेंगे, तलाक तलाक तलाक, इसका क्या शरई मतलब है, इसका क्या सही चीजें हैं, इस पे ये बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ये जरूर बोलेंगे जब मुल्क की अकलियत की महिलाएं इस बात को समझी तो भारी संख्या में अकलियतों ने 3 तलाक के मामले को सही माना कि गलत ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा था, और प्रधानमंत्री ने उनको एक बहुत बड़ा सुकून दिया। उसके वजह से मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनकी चिल्लम चिल्ली होती रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको एक फोबिया है, और फोबिया एक बीमारी होती है। वो बीमारी ये होती है कि आदमी बेचैन रहता है, उसको जब कुछ नहीं रहता है तो वो फोबिया उसके दिमाग में आता है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल में क्यों नहीं किया? अरे आप 70 साल में क्यों? भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का फोबिया है यहाँ पर, ये आप कहना चाह रहे हैं। महबूब रजा साहब, अगर सेंटर कोई पॉलिसी लेकर आती है और रियासत में उसे अमल करना चाहती है, उस पर अमल करना चाहती है, लोगों को सिर्फ फैज़याब कराना चाहती है, लेकिन रियासती सरकारें उसमें अड़ंगा लगाती है या कुछ दावपेच करती हैं, तो क्या मरकजी सरकार के पास कुछ ऐसे हक नहीं है उनके पास? क्योंकि आप सीनियर सहाफी हैं, आप इस बात को भली भांति समझते होंगे, क्या उनके पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अपने काम को वहां पे इम्प्लीमेंट करा सके? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोला है कि अगर मरकजी सरकार कोई स्कीम लेके आती है तो उस पर अमल दरामद होनी चाहिए। अगर पब्लिक बेनिफिट की बात हो, पब्लिक अवेयर की बात हो, तो ये अमल होनी चाहिए। इसलिए कि अगर स्टेट भी अमल करेगा या स्टेट भी उसको नाफिजुल अमल करता है तो दर पर्दा कहीं ना कहीं उसके स्टेट की जनता, उसके अवाम का ही फायदा, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर होती है तो सरासर जनता के साथ, अवाम के साथ नाइंसाफी होती है।
मगर हम एक चीज यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि देखिए माइनॉरिटी कमीशन में बहुत सारी पोस्टें अभी तक खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सरकार को बने हुए 2 साल हो गया, मगर अभी तक वो पोस्ट फुलफिलमेंट नहीं हुआ, जिससे माइनॉरिटी का कामकाज, माइनॉरिटी कमीशन है, ये है नेशनल कमीशन वगैरह, सारी पोस्टें खाली है, नहीं हो रहा है। तो शमसी साहब को बोलिए कि भाई पीएमओ ऑफिस से बोल करके सारी की नियुक्ति करवाए, ताकि कुछ माइनॉरिटी का कुछ काम हो जाए। और जहां तक ये तलाक उलाक की बात करती है, ये मसला अब तलाक का नहीं है, तलाक का जो होना तो हो गया। आप सीए की बात कीजिए, आप क्यों बिल पास किया? और भी बहुत सारी चीज करना चाहते हैं, मुसलमानों के अपलिमेंट के लिए कोई बिल पास कीजिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन नौकरी में देने की 2-4% दीजिए, उसकी बात कीजिए। तलाक से गवर्नमेंट का कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला, तो उसकी हर बात को लेकर हमने तलाक को ये कर दिया, बिल पास कर दिया। भाई मुसलमानों को नौकरी चाहिए, नौकरी का बिल पास करवा दीजिए। हम दलित से भी बदतर हालत में, भाई दलित को रिजर्वेशन दे के आपको अपलिमेंट किया कि नहीं? उसी तरह मुसलमानों को देख लिए, 60 स्क्वायर फीट में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, नस्ल दर नस्ल जाहिल लोग हैं, इलिटरेट लोग, पढ़े लोग, इसलिए कि उनके पास मुकाबला करने की सहन शक्ति नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन चाहिए। उस जमाने में 1940 आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है रिजर्वेशन दिलवा करके दलितों को अपलिफ्टमेंट किया। आज दलित अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उसी तरह मुसलमानों के भी रिजर्वेशन की जरूरत है। बहुत हमदर्द है ये मुसलमानों की। बीजेपी रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है आपके पास, आपकी पार्टी के पास? सहाफी साहब इतने माने सहाफी हैं, तो इनको ये जानना चाहिए कि माइनॉरिटी कमीशन में जो अभी वाइस चेयरमैन हैं वो ऑलरेडी हैं, और मामला चूंकि कोर्ट में चला गया था, इसीलिए वो चेयरमैन ने क्या होगा, वाइस तो है। अरे भाई, अरे आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था थोड़ा। अरे सहाफी साहब थोड़ी तसल्ली कर लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए, तसल्ली रखिए। आप सहाफी हैं, आपको न्यूट्रल होकर के बात करनी है। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप न्यूट्रल होकर के लॉजिकली बात करें। मैंने ये कहा कि आपने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन की पूरी सीट खाली है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि वहां पर वाइस चेयरमैन हैं, और जो सीटें खाली हैं, मामला चूंकि कोर्ट में चला गया था इसलिए वो लंबित है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द वो भी हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां तक आपने सीए और एनआरसी की बात की, उस पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। ये जो लोग थे और जो लोग सो कॉल्ड अपने को कहते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हैं, मुसलमान के हम अच्छाई चाहते हैं, इन लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा की, जबकि आम मुसलमान को इससे मतलब नहीं है। अगर उसके फैक्चुअल को आप जानिएगा तो किसी को मुस्लिम को खतरा नहीं है इस मुल्क के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जितना सुरक्षित है वो दूसरे देशों में आप चले जाइए। पाकिस्तान में बहुत लंबा इस बात को नहीं करना चाहता, लेकिन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान हो या जो भी दूसरे देश हैं, वहां क्या हालत है। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान से अच्छा दोस्त मुसलमानों का कोई नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से मुसलमान हैं वो अच्छे से हैं, और पार्टी भी, मैंने पहले भी कहा कि सबको लेकर के चलना चाहती है, किसी को छोड़ के नहीं चलना चाहती है, और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, कुछ सवालात हैं, उस पर भी काम हो रहा है। इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन की बात की तो इनको बोलना चाहिए कि अभी वाइस चेयरमैन वहां पर हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चेयरमैन का पद खाली हो गया, मामला कोर्ट में चला गया था, अब वो भी मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो भी पूरा हो जाएगा। या दूसरी चीजें भी हैं, अगर आप दूसरी चीजों को भी देखेंगे तो हमारे वजीर आजम ने ये साफ कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में उनके कंप्यूटर होना चाहिए। वो इसको क्यों नहीं बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए, इस बात को भी बोलना चाहिए। अमल कीजिए ना, आप दिखाइए, वो बोलने से क्या होगा? प्रधानमंत्री अमल नहीं हो रहा। कैसे आप कह रहे हैं कि अमल नहीं हो रहा है? एनसीपीयूएल के अंदर साफी साहब एक मिनट, नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन, वो उर्दू जबान किसी मुसलमानों की जबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जबान। आप खामखा बोल रहे हैं। आप साफी साहब को बोलिए कि प्रवक्ता बन जाए वो किसी पार्टी के। मैं बोल रहा हूं तो सुन तसल्ली से बात। जी कंप्लीट कीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुनिए बात को। एनसीपीयूएल नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन, पूछिए कांग्रेस के पीरियड में देश भर के अंदर कितने स्कीमें खुली थी, पूछिए। अगर सहाफी हैं तो ये बताएं, और अभी कितनी स्कीमें हैं, ये नहीं जवाब दे पाएंगे। दुगना हो गया है, दुगना हो गया है, दुगना हो गया है, ये इसको नहीं बोलेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन, एनआरसी का जिक्र हुआ यहाँ, तो उस पर भी मैं एक सवाल ले लेती हूँ। असम में सबसे पहले एनआरसी और अभी तक असम में ही आई है, लेकिन असम में बीजेपी की वापसी हुई है, क्या कहेंगे?
असल में कहीं ना कहीं आसाम में जो जिस तरीके से कांग्रेस को वहां लड़नी चाहिए था, एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल साहब को, कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहे। उनके पास एजेंडे नहीं थे, उनके पास पब्लिक के दरमियान में क्या चीज बोलना है नहीं बोलना है प्लान नहीं था। बस यूं ही ये लोग गठबंधन बना लिए थे। वो जमीन पर इन लोग का देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री समझा एक चीज समझ में आता है कि आसाम में माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस एआईयूडीएफ को मिला है, मगर नॉन माइनॉरिटी का वोट जो है उन लोग की तरफ सीट कन्वर्ट नहीं हो सकी। जब उनकी सीट के रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी। लेकिन ये तो मानते हैं कि जो विपक्ष है उसके पास मुद्दे नहीं है, क्या बोलना है रैलियों में, वो उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़यादत में इनकी पार्टी इतनी आगे बढ़ी है। अगर विपक्ष मजबूत हो, एजेंडे हो उनके पास, तो बराबर की टक्कर दें। जी हाँ, ये चीज देखने में आगे, जैसे कि बदरुद्दीन अजमल साहब भी बहुत अच्छी तरीके से वो बात नहीं रख सके। राहुल गांधी साहब वहां तो गए, टीम को लगाए, मगर क्या असम के मसाइल थे, क्या हम इन्हें बोलेंगे तो सरकार हमारी बनेगी। मुद्दे की बहुत कमी रही, नारे की कमी रही, चेहरा की कमी रही, जिसको चेहरा को लेकर के आसाम में लड़नी चाहिए था, एक एक वोटर तक पहुंचनी चाहिए, तो वो लोग बात पहुंचाने में। लेकिन आसाम में तो प्रियंका गांधी ने खूब धुआंधार रैलियां की, लेकिन अवाम ने उनको नकार दिया। तो ये अवाम का फैसला है। जी, ये अवाम का फैसला है। जी बिल्कुल, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार हुए तो उनके लिए बड़ी बात है, खुशी की बात है। ये कम से कम एक स्टेट में तो सरकार बन रही है वापसी दोबारा। जी और पौंडीचेरी में भी आ रहे हैं ये। हाँ, पौंडीचेरी तो 30 सीट का मामला है तो वो कोई फैक्टर नहीं रखता, मगर आसाम एक बड़ी जगह थी। आसाम बंगाल इनका टारगेट था, तो बंगाल में तो कुछ नहीं कर पाए, मगर बट आसाम में इन्होंने अपनी जमीन हासिल करके, अपनी दोबारा सत्ते को हासिल करके कहीं ना कहीं खुशी मनाने का एक जगह छोड़ा है। ये अच्छी बात है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए। चलिए शमसी साहब, मजबूत विपक्ष बंगाल के अंदर आ गया है बीजेपी के शक्ल में। बंगाल की जो आवाम है, मगरबी बंगाल की जो आवाम है, उसके जो मसाइल है, क्योंकि रैलियों में उसके मसाइल गूंजते हुए हमें नजर नहीं आए। कटमनी, तोलाबाजी, खेला होबे, इस तरह के नारे खूब गूंजते हुए दिखाई दिए। रोजगार, क्राइम, करप्शन, ये कहीं ना कहीं नदारत रहा। तो अब विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगा। यकीनन हम विपक्ष के लोग, अगर इनके पार्टी आवाम के साथ जो इन्होंने किया है और अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यकीनन इनकी बातों को उठाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी ये कहे कि 30 सीट थी जीत गए। अरे भाई, चुनाव में 1 सीट से लोग जीत जाते हैं। आप क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ जीत हुई वहां जीत हुई? 1 सीट से मान लिया किसी को 30 नंबर आया और किसी को 29 आ गया, तो 30 नंबर आने वाला तो पास कर गया, 29 वाला तो फेल कर गया। तो जो पास कर गया उसको तो मानिए, 30 सीट थी वहां जीत गए। भाई क्यों इस तरह से गोल घुमाते हैं? और कम से कम आप सहाफी हैं, पत्रकार हैं, तो न्यूट्रल बात कीजिए, और न्यूट्रल बात जो सही बात हो वो कीजिए, और कुछ डाटा लेके बैठा कीजिए। मुसलमानों के बारे में आप बोलने लगे, आपको डाटा एनसीपीएल का नहीं है कि कांग्रेस के पीरियड में कितनी उनकी जगह पर बनी हुई थी यूनिट्स और आज कितनी है। आपको ये डाटा नहीं मालूम है कि साहब जो है दौर में भारतीय जनता काज नहीं हुआ है सर, जितने उर्दू के काम हुए, जितने ट्रांसलेटर। फिर वही बोल रहे हैं, केवल मुशायरे करने से उर्दू के काम नहीं होते हैं, मुशायरे करने से नहीं होते हैं उर्दू के काम। नेशनल लेकिन शमसी साहब, आप चाहे दूसरी सरकारें रही हो, अब तक दूसरी सरकारें रही हो मरकज में, लेकिन ये हकीकत है, मुसलमानों के नाम पर वोट तो मांगे गए लेकिन उनके लिए काम नहीं किया गया। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आजादी के बाद से, यानी कि अगर आप देखेंगी तो जो भी पार्टियां सो कॉल्ड मुसलमान की बात करती थी, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी किसी भी चीजों को उन्होंने पूरा नहीं किया, केवल उनको उलझा करके रखा ताकि मुसलमान उलझा रहे। पूरे देश के अंदर इतने कॉमनल राइट्स हुए, किसके जमाने में हुए? भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुए। आप जरा सा देख लीजिए, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो या मैंने हजारों दंगे हुए। इस पर भी बोलना चाहिए कि कौन करवाता था दंगा? कांग्रेस पार्टी करवाती थी, वो लोग करवाते थे। आज तो वो स्थिति नहीं है। मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं, मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि अगर तरक्की होगी, रोड मिलेगा, गैस मिलेगा, तो सबको मिलेगा,
विकास होगा तो सबका होगा, सड़कें अगर बनेंगी तो सबके लिए बनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि उन सड़कों पर केवल नॉन मुस्लिम चलेंगे और मुस्लिम नहीं चलेंगे। हम बंगाल में विपक्ष के रूप में आए हैं, हमें सरकार बनाना था। हम इस पर भी समीक्षा करेंगे कि कौन सी कारणें रही जिस पर हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन हम भी बंगाल में एक अच्छे विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और जहां जहां दीदी या उनकी पार्टी आवाम के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन हम इल्जाम तो आप पे भी लगते रहे ना शमसी साहब के, आपने 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीती लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ। कैसे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जो काम होना चाहिए था 2 साल के अंदर कुछ तो होता। मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि अगर सरकार जो जहां पे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, हम कुछ चीज भेजेंगे आप उसको नहीं करेंगे, हम पैसे देंगे आप पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, आगे कैसे यकीन दहानी करेंगे? ममता बनर्जी तो एक बार फिर से आ गई हैं, आगे कैसे यकीन दहानी कराएंगे आवाम को? ममता बनर्जी यही वोट की अर्थमेटिक पे आ गई हैं। चूंकि जनता का जनादेश है, मैं उसको नकार नहीं सकता, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि जनता का जनादेश है। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी जनादेश हुआ है जनता को खुद समझ में आएगा। और हम 3 से 80 पर पहुंचे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा संगठन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन केवल दोष नहीं देता है, ये दूसरी पार्टियां केवल दोष देती हैं, प्रधानमंत्री की बात करती हैं। हम हर स्टेट में काम करते हैं, हर स्टेट में हम जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं। कल बंगाल में हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उन पर इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया कि वो काम नहीं करें। लेकिन तशद्दुद की खबरें तो बहुत आई, क्योंकि मगरबी बंगाल का जब भी इलेक्शन होता है और तशद्दुद की खबरें ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी हमने देखा है कितनी वहां हिंसा हुई है। महबूब रजा साहब जी, छोटा सा आंसर चाहूंगी। यहाँ पॉलिटिकल मर्डर ज्यादा होते हैं, वो हमेशा से स्टार्टिंग से लेफ्ट के जमाने में भी पॉलिटिकल मर्डर काफी हुए, इलेक्शन में तशद्दुद का माहौल रहा। आपके चैनल में भी आपने बहुत बार जो है तशद्दुद के ऊपर जो रोकथाम के लिए प्रोग्राम करवाया, डिबेट करवाया, मगर उसके बावजूद भी हम लोग भी गुजारिश लोगों से करते हैं कि भाई इलेक्शन में तशद्दुद ना फैलाए, चुपचाप वोट देकर जाए। मगर यहाँ पर लोग मजहब के नाम पे नहीं लड़ते हैं, मगर पार्टियों के नाम पे जरूर लड़ते हैं। यहाँ पर मजहब के नाम पर मौतें नहीं होती है, मगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक दूसरे के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये पॉलिटिकल रिवेंज बंगाल में हमेशा से चाहूंगी, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप दोनों लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।